आपको एग्जामिनेशन सिस्टम से जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट भी जेन्युइन है, योर वॉइस मैटर्स। और जब आपने अपनी चिंता व्यक्त करी, अपना दर्द बताया, व्हेन यू डिमांडेड, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हर्ड दैट डिमांड, नॉट जस्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर बट ऑल्सो एज अ गार्डियन, परिवार के मुखिया की तरह उस बात को सुना। स्टूडेंट्स डिमांडेड, गवर्नमेंट एक्टेड, हिस्टोरिक डिसीजंस टेकन, सिस्टम्स चेंज्ड। सर, जब एक स्टूडेंट नीट जैसे पब्लिक एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तब वो अकेला तैयारी नहीं करता, उसका पूरा परिवार प्रिपरेशन करता है। माँ अपनी छोटी छोटी जरूरतें रोक देती है, घर का बजट कम करती है, पिता फैमिली की सेविंग्स को कोचिंग फीस, रेंट और टेस्ट सीरीज पे खर्च करता है, फैमिलीज को लोन तक लेना पड़ता है, और स्टूडेंट खुद कोटा, जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, पटना जैसे शहरों में जाकर घर से दूर रहता है, दिन में 18-18 घंटे पढ़ता है, रात 2 बजे तक पढ़ाई करता है और फिर अलार्म लगाकर सुबह 5 बजे क्लासेस के लिए उठ जाता है। परिवार से दूर, कोई सोशल लाइफ नहीं, कोई त्योहार फेस्टिवल नहीं, सोशल मीडिया, फ्रेंड से दूर, और अपनी स्लीप और अपनी हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज करता है, क्योंकि उसे पता है कि जब वो पेपर लिखेगा तो सिर्फ पेपर नहीं, अपनी फैमिली के लिए एक बेटर फ्यूचर लिखने जा रहा है। और फिर एक दिन एग्जाम की तारीख पर उसे पता लगता है कि 3 साल से वो जिस पेपर की तैयारी कर रहा था वो पेपर किसी ने पहले ही पैसे देकर हासिल कर लिया, पेपर लीक हो गया। और इस समय सर सिर्फ पेपर लीक नहीं होता, उस स्टूडेंट का मेहनत, उसकी ड्रीम्स, उसकी सेल्फ बिलीफ, उसका ट्रस्ट, उसकी एस्पिरेशंस, ये सब लीक होती हैं और उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ता है। आई अंडरस्टैंड दैट पेन सर, बिकॉज मैं खुद भारत के अभी कुछ साल पहले ही भारत के एक पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम का स्टूडेंट रहा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। एंड सर, बिकॉज आई हैव स्पेंट इनफ टाइम इन दिस हाउस critiquing the government, I have earned the right to say my next sentence with full conviction and sincerity कि जब बात स्टूडेंट्स की आई, when it came to our students and the youth of India, the government heard, the government actioned and the government delivered. स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया, स्टूडेंट्स की डिमांड्स को ऑनर किया और ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि सरकार स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है। जिस उम्मीद के साथ स्टूडेंट्स ने अपनी मांग प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखी, उस चिंता को, उस दर्द को समझते हुए तमाम एक्शन लिए गए, तमाम स्टेप्स लिए गए, जैसे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टेप्स। नंबर 1, पेपर लीक के बाद इमीडिएटली री एग्जाम कराया गया ताकि साल बर्बाद ना हो। जांच सीबीआई को सौंपी, एसआईटी का गठन हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसने 13 लोग मेन किंगपिन समेत गिरफ्तार किए। मात्र 75 दिन में, आज से 2 दिन पहले जब 75 दिन पूरे हुए जांच के, चार्जशीट भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में दर्ज करा दी गई, जांच को महीनों सालों लटकाया नहीं। 47 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑफिसर्स को शंट आउट किया गया, एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला हुआ, यहां तक कि मॉरल ग्राउंड्स पे हमारे ऑनरेबल होम एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा तक दिया और स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो केसेस थे उन्हें विड्रॉ किया गया। बेरीड फैमिलीज जिसके अपने किसी घर के बच्चे को, किसी स्टूडेंट को खो दिया, उसको कॉम्पनसेशन दी जा रही है। एग्जाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है और अगली बार से यह नीट का पेपर ओएमआर शीट से नहीं बल्कि फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग से कराया जाएगा ताकि रिमोटेस्ट चांस ऑफ पेपर लीक भी एलिमिनेट कर दिया जाए। इसी के साथ साथ सरकार ने एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है जो फर्दर रिफॉर्म्स अंडरटेक करेगी कि भारत के पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम की इंटेग्रिटी को कैसे प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया जाए। और इसमें इंडिया के मोस्ट अक्लेम्ड एक्सपर्ट्स जैसे कि नंदन नीलकनी साहब को समिति में डाला गया है। इसी के साथ साथ डेटरेंस क्रिएट करने के लिए, अपराधी के मन में खौफ पैदा करने के लिए एक ऐसा कानून लेकर आज सरकार सदन में आई है जिसके पास होने के बाद कोई अपराधी सपने में भी यदि पेपर लीक करने का सोचेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। पहली चीज, पेपर लीक को एक इंडिविजुअल द्वारा किया गया क्राइम नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट नेटवर्क द्वारा किए गए क्राइम के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, जिसमें इनसाइडर हो, कोचिंग माफिया हो, लॉजिस्टिक वेंडर हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, सॉल्वर गैंग हो, एग्जाम ऑफिशियल्स हो, सब पर कार्रवाई होगी। सबको दोषी करार देने के बाद, गिल्टी करार देने के बाद 10 साल तक की जेल होगी और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लिया जाएगा। सारे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल बनाया गया। एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया कि अब कभी भी यदि पेपर लीक की संभावना भी उत्पन्न होती है तो यह स्पेशल टास्क फोर्स जांच करेगी और यह इन्वेस्टिगेशन सालों साल नहीं लटकाई जाएगी। 2 महीने के अंदर अंदर से इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना होगा। और इसी के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जो यह इंश्योर करेंगे कि इसमें स्पीडी ट्रायल हो, डे टू डे ट्रायल हो, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, 3 महीने में पनिशमेंट सुनाई जाएगी। सर मैं बता दूं, हमारे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हिनियस क्राइम्स के लिए बने हैं, जैसे कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, रेप और पॉस्को जैसे अपराध के लिए। आज हमने पेपर लीक को उस हिनियस क्राइम्स की कैटेगरी में ला खड़ा किया है सर। इसी के साथ साथ सर इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स विल डेमोन्स्ट्रेट जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स पेपर लीक और इससे भारत की
इंडियन पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम की इंटेग्रिटी को हम प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये सब इसलिए हुआ बिकॉज सर देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन द स्टूडेंट्स एंड देयर फ्यूचर। सर देयर वॉइसेस मैटर्ड, देयर वॉइसेस वर हर्ड एंड सिस्टमैटिक एंड सिस्टमिक चेंजेस हैव बीन ब्रॉट इन। उनकी आवाज को, स्टूडेंट्स की आवाज को कोई पॉलिटिकल चैलेंज नहीं बल्कि एक परिवार की भीतर की चिंता की तरह समझकर, जैसे घर के बच्चे घर के बड़े से अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, दर्द व्यक्त करते हैं, डिमांड्स रखते हैं, ठीक वैसे ही सरकार ने ये तमाम फीडबैक लेते हुए एक्शन लिया। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन फिलोसोफर, स्टेट्समैन, डिप्लोमैट रहे, उन्होंने कहा था वेल डन इज बेटर देन वेल सेड। सालों तक इस देश में पेपर लीक होता आया लेकिन सिर्फ डिस्कशन और सिर्फ साउंड बाइट हुई। आज एक्शन हो रहा है, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स आ रहे हैं और भारत का पहला एंटी पेपर लीक फ्रेमवर्क बनके तैयार है और आपके सामने है। सर इसी के साथ साथ पेपर लीक किसी एक पार्टी का, किसी एक सरकार का ऑफिसर या मिनिस्ट्री की देन नहीं है और ये कोई 2026 का फिनोमेना भी नहीं है। सर मैं बता दूं कि सर जब बात अकाउंटेबिलिटी की हो, मोरालिटी की हो, जवाबदेही की हो, तो इसलिए इससे जब बात अकाउंटेबिलिटी की हो, मोरालिटी की हो, जवाबदेही की हो, तो सर ये इससे तय नहीं होना चाहिए कि पेपर लीक कौन से राज्य में हुआ, कौन सी मिनिस्टर के अंडर हुआ, कौन सी पार्टी में हुआ, क्योंकि ये एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, क्रॉनिक डिजीज है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 19 जुलाई 2026 को, आज से मात्र 10 दिन पहले, पंजाब के अंदर एक फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट का एग्जाम हुआ। उसमें मैसिव इरेगुलरिटीज देखी गई, ब्लूटूथ डिवाइसेस के माध्यम से लाइव चीटिंग चल रही थी और चीटिंग सिंडिकेट वो चीटिंग फैसिलिटेट कराने के लिए 13 लाख रुपए का रेट चार्ज कर रहा था। यही नहीं सर, आम आदमी पार्टी की सरकार जब पंजाब में बनी तब से अभी तक नायब तहसीलदार के एग्जाम में इरेगुलरिटीज देखी गई और लार्ज स्केल चीटिंग हुई। पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड में 12वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ, पीएसटीटी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम का पेपर लीक हुआ, पीएसएसबी के ग्रुप ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का एग्जाम लीक हुआ, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का एग्जाम लीक हुआ और एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट की मेरिट की लिस्ट जब आई तो उसमें हम डाल के जारी कर दिया गया। सर मैं आ रहा हूं, अब मैं कांग्रेस में आ रहा हूं। आप कांग्रेस का सुनिए सर, ये मेरा समय खराब कर रहे हैं। आप बोले ना, बोले आप बोले। सर जब सर कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार है, इसी साल जनवरी 2026 में एसएसएलसी का पेपर हुआ। इसी साल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के अंडर एसएसएलसी का पेपर हुआ, पेपर लीक हुआ और वो पेपर ऑनलाइन 200 रुपए में स्टूडेंट्स को बेचा जा रहा था। हिमाचल प्रदेश में एचपी स्टेट सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर कांग्रेस के कार्यकाल में लीक हुआ। अब आप सुनिए सबसे चौंका देने वाली घटना, सर सबसे शॉकिंग और सैड बात यह है कि 2016 में कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार थी तब वहां पे 12वीं कक्षा का प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का 12th का केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ। ये क्लासरूम का पेपर नहीं था सर, ये स्टेट बोर्ड एग्जाम था। ये स्टेट का एग्जाम जब पेपर लीक हुआ, बच्चे एग्जाम देकर घर आ गए, पता लगा पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल कर दिया। 20 दिन बाद री एग्जाम कराया गया, री एग्जाम का पेपर भी लीक हो गया और उसके बाद रात को 3:30 बजे वो पेपर व्हाट्सएप पे घूम रहा था, री एग्जाम को भी कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद जब जांच हुई, स्टेट सीआईडी ने जांच करी तो 3 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें कर्नाटक सरकार के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण पाटिल का पीए खुद शामिल था। पीए 10-10 लाख रुपए लेकर पेपर लीक कर रहा था। उसके बाद जब मंत्री जी से पूछा गया कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, आपकी मॉरल और डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है, आपके दफ्तर का आपका पीए पेपर लीक कर रहा है, आप क्यों नहीं इस्तीफा देते, तो उन्होंने कहा कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिजाइनिंग, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो मेरे पीए का पर्सनल मैटर है, उसकी पर्सनल लाइफ है। वहां सर ऑफिस गवर्नमेंट का, डेजिग्नेशन गवर्नमेंट की, एक्सेस गवर्नमेंट का, बट अरेस्ट की बात आई तो पर्सनल लाइफ का मैटर है। और आयरनी देखिए, आज 2026 में कर्नाटक में फिर कांग्रेस की सरकार है और डॉक्टर शरण पाटिल फिर मंत्री हैं और उसी विभाग के मंत्री हैं, मेडिकल एजुकेशन विभाग के मंत्री। ये है स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सर सुन लो, उसी के साथ साथ 2004 से 2014 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी तो कांग्रेस के कार्यकाल में दर्जनों एग्जाम्पल हैं, डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल हैं पेपर लीक के सर, जिसमें मुख्य तौर पर एम्स पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2006 में लीक हुआ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम 2009 का लीक हुआ
ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम 2011 यूपीए के कार्यकाल में लीक हुआ और एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2013 लीक हुआ। सर इस पीरियड में उस समय की यूपीए सरकार ने क्या किया? कोई अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करी, कोई एग्जाम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को ओवरऑल करने के लिए कोई कानून लाए, कोई डेडिकेटेड एंटी पेपर लीक लॉ लाए? कुछ नहीं लाए। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं, सर पॉलिटिकल मेमोरी सिलेक्टिव हो सकती है, पब्लिक रिकॉर्ड सिलेक्टिव नहीं हो सकता। अगर नेशनल एग्जाम का पेपर लीक अगर नेशनल क्राइसिस है, जो कि है, तो सर ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट का पेपर लीक एक लोकल इंसिडेंट कैसे हो सकता है? सर स्टूडेंट में तो फर्क नहीं होता। अगर नीट के स्टूडेंट्स का पेन जेन्युइन है, जो कि जेन्युइन है, तो सर पंजाब के फार्मेसी एग्जाम के स्टूडेंट्स का और कर्नाटक के एसएलसी एग्जाम के स्टूडेंट्स का पेन भी जेन्युइन है। स्टूडेंट का पेन पार्टी देखकर चेंज नहीं होता और ठीक उसी तरह रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी भी पार्टी देखकर चेंज नहीं हो सकती। अब स्टूडेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सर देयर वॉइस मैटर्स, उनकी मांगे जायज हैं। सर स्टूडेंट्स द्वारा प्रोटेस्ट करना, सवाल पूछना, डिमांड रेस करना, कोर्ट जाना, पीसफुल मार्च निकालना, ये सब उनका संवैधानिक अधिकार है और ये करना भी चाहिए। लेकिन सर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट स्टूडेंट का रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली ना बन जाए, वे अपना माइक किसी को आउटसोर्स ना करे, क्योंकि सर स्टूडेंट की लड़ाई तो एग्जाम सिस्टम को सिक्योर बनाने की है, नेताओं की लड़ाई अपनी सोशल मीडिया रीच बढ़ाने की है। सर जब पॉलिटिकल लीडर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर बैरिकेड के आगे स्टूडेंट को भेज खुद कैमरे की सेफ साइड पे रहें, तो उनसे पूछिए कि रिस्क मेरा और रील तुम्हारी, ये पार्टनरशिप कैसी? सर स्टूडेंट का मूवमेंट स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए है, किसी फ्लॉप पॉलिटिकल पार्टी के कमबैक के लिए नहीं है सर। और जो पॉलिटिकल पार्टी के अपने खुद के फ्यूचर का आता पता नहीं, वो स्टूडेंट के फ्यूचर की क्या लड़ाई लड़ेगी? सर स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को फुटेज। स्टूडेंट को एग्जाम सिक्योर करना है, पॉलिटिकल पार्टी को वायरल क्लिप। स्टूडेंट का सवाल फ्यूचर का है, नेता का कैलकुलेशन अगले इलेक्शन का। इसीलिए मैं ऑपोजिशन पार्टीज को कहना चाहता हूं, डोंट यूज स्टूडेंट्स इमोशन फॉर योर पॉलिटिकल प्रमोशन। ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये लड़ाई मेरिट वर्सेस माफिया की है, मेहनत वर्सेस सेटिंग की है। और सर एक बात और, सर आज हमारे स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है। हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने आज बच्चों का, क्योंकि हम बेस्ट चाहते हैं, अपनी बच्चों से पढ़ाई संबंधित एक्सपेक्टेशन को प्रेशर में बदल दिया है। और ये प्रेशर सर स्कूल से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा 10वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम दे रहा होता है तो बोला जाता है ये क्रिटिकल ईयर है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, नहीं तो स्ट्रीम नहीं मिलेगी, पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। 12वीं क्लास में जाता है तो प्रेशर और बढ़ता है, बोला जाता है ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, आगे की जिंदगी कैसे डिसाइड होगी। जेई, नीट, सीयूईटी, तमाम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का प्रेशर अलग। और सर जब कॉलेज पहुंचता है तो एक अलग ही लेवल का प्रेशर होता है। उसको बोला जाता है सीजीपीए ठीक रखो वरना प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। ये पूरी लाइफ का सवाल है, करियर का सवाल है। हर स्टेज पर प्रेशर का सिलेबस बढ़ता जाता है। और ओवरऑल सर इंडिया में कंपटीशन बहुत फास्ट स्पीड पे बढ़ रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ कंपैरिजन भी बहुत फास्ट स्पीड पे बढ़ रहा है। सबसे पहले जब बच्चा स्कूल जाता है तो अपने स्कूलमेट्स, क्लासमेट से कंपैरिजन होता है। कोचिंग सेंटर जाता है तो वहां कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट से कंपैरिजन होता है। ऑल इंडिया रैंकर से कंपैरिजन होता है। घर आता है तो पड़ोसी और रिश्तेदारों के बच्चों से कंपैरिजन होता है। ये कंपैरिजन मोटिवेशन नहीं सर, प्रेशर और स्ट्रेस में बदलता जा रहा है। सर जैसे 3 इडियट्स पिक्चर में कहा था ना, काबिल बनो, कामयाबी झक मारकर पीछे आएगी, ठीक उसी तरह समाज को, हम सबको, अगर कोई स्टूडेंट चिंतित दिखे, स्ट्रेस में दिखे, उसे कहना चाहिए कि एग्जाम इंपॉर्टेंट है लेकिन तुम एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सर, क्योंकि घर स्टूडेंट का सेफ स्पेस होना चाहिए सर, दूसरा एग्जाम सेंटर नहीं। और एक रैंक रिजल्ट डिसाइड कर सकती है बच्चे का, उसका फ्यूचर नहीं, वैल्यू नहीं, उसकी पूरी जिंदगी नहीं। और अंत में सर, आई जस्ट टेक 1 more minute सर, अंत में मैं अपने वेल विशर्स को भी कुछ कहना चाहूंगा, जो पिछले कुछ समय से मुझे कह रहे थे कि राघव आप नीट के इशू पर कब बोलोगे, आपको हम सुनना चाहते हैं। मैं बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं सर, जब मैं ऑपोजिशन में बैठता था तब सवाल मेरा हथियार था, आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठता हूं, आज सोल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी रोज कैमरे के सामने आकर साउंड बाइट दे सकता था, लेकिन मुझे हेडलाइन नहीं सर, मुझे आउटकम चाहिए। और जब मैं
जब मैं ऑपोजिशन में था तब मेरा काम इशू रेस करना और सवाल उठाना था, और पूरा सदन, और आप जानते हैं मैंने वो काम पूरी ईमानदारी से किया। लेकिन आज मेरा रोल कैमरा के सामने अटेंडेंस लगाने का नहीं है, मेरा रोल इज माय फोकस इज टू फिक्स द सिस्टम। इसीलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया, आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बोलूंगा, और उस दिन बोलूंगा जिस दिन हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, सोल्यूशन लेकर आएंगे, व्हेन द सिस्टम इज गेटिंग फिक्स्ड। एंड टुडे इज दैट हिस्टोरिक डे व्हेन द सिस्टम इज गेटिंग फिक्स्ड। और सर, बिकॉज आज जो रिफॉर्म्स हम लेकर आए हैं, जो सरकार सदन में लेकर आई है, वो इतने जरूरी हैं क्योंकि इन रिफॉर्म से सिस्टम और मजबूत होगा, पेपर और सिक्योर होगा, एग्जाम फेयर होगा, मेरिट का सम्मान होगा, माफिया जेल में होगा, सरकार पहरेदार होगी, कार्रवाई दमदार होगी, स्टूडेंट्स की जीत होगी, माफिया की हार होगी। जय हिंद। श्रीमान जोश के मनी। They believe that the universe is static. And they believe that knowledge emerges from inside them. They believe that they are God. That everything that is to be known is known to them. They are arrogant. They are arrogant. They don't listen. They don't respect other people's truth. So I said, what do you call these people? She said, I call them. So I. Why you are worried? Yeah, he's not telling about you. Why you are worried? He's telling about it. Quote from. What? Sir, मैंने बोला नहीं सर कुछ. So she said to me, there are two categories. There are two categories in this world. The student. She said a farmer can be a student. A lawyer can be a student. A doctor can be a student. Unemployed youth can be a student. It's the thirst to learn, thirst to understand. Like a sponge. You want to take everything in. You want to understand. It's beautiful. It's even respecting the rest of the universe. What about? She says to me, they don't listen to anything anyone says. What's it? Speaker sir, what is going on, sir? आप So she said to me, मान्य she said to me, मान्य सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। she said to me, एक मिनट Lovely girl. मान्य सदस्य प्लीज एक मिनट। मान्य सदस्य, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। प्रतिपक्ष के नेता हैं। I'm not talking about you. माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे आग्रह करता हूं। सर मैंने इनका नाम ही नहीं लिया सर। आप सुनिए मेरी बात। एक मिनट, एक सेकंड में, एक मिनट। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है कि हम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं सर। मैं स्टूडेंट डिफाइन कर रहा हूं सर। ठीक रहेगा सर। I am defining a student, sir. I will let me carry on. Sir, so I said, sir, ये जो स्टूडेंट होता है, इसका लक्ष्य क्या होता है? तो उसने मुझे बोला, स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है। उसके लिए सच्चाई मीठी होती है। Truth is sweet. Like Gandhiji said, the windows of his house are open to all winds. Then I said, what about? And she said, what is going on? Okay, sir. So she said, so I said, what about? I said, so sir, I said, okay, what about this other type of person who is not a student?
So she said, the hallmark, she said, the student, she says the student wears the truth on his or her chest proudly. It's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because I'm not talking about that. As it is not true to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये, sorry sir, मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another is God. So these are the three categories: student and andhbhakt who follows. Now, so Speaker sir, माननीय Speaker sir. प्रतिपक्ष के नेता हैं आप, now super सदन की खत्म सर, गरिमा रखते हुए विधेयक पर ही चर्चा करें तो हो गए उचित सर। रहेगा। आगे जा रहा हूं सर। So Speaker sir, I found this to be a very nice framework, and this framework came to me from an 18-year-old girl, lovely student, probably one of the protesters in the छात्रों की गूंज programs. सर सुपरफिशियली, सर लगता है, सर सुपरफिशियली लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये सच है। Education system is very expensive. More money is spent on one exam, on one exam, than is spent by the government on our education budget. Sir, 8-10 घंटे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सालों के लिए पढ़ते हैं। Sir, please. Sir, Sir, they're not right. we will not allow anybody to talk. This is the point. Kiran Rijiju, when we will not allow it? What is this? राहुल गांधी जी अनपार्लियामेंट्री वोट यूज नहीं करते तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, सर वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया। I didn't use it for you. शब्द रूल बुक है ना सर, ये रूल बुक में
अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन का किताब है। आप भी चले। और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। मैं नहीं कह रहा हूँ, रूल बुक एक्सप्रेशन इसके बारे में तो जानकारी रखना चाहिए, इसलिए आपने बार बार, एक बार नहीं बार बार वो शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारे लोग आपत्ति जताते हैं। गलती तो राहुल गांधी जी का है, क्यों अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया है। माननीय सदस्य, स्पीकर सर, आप संसद सर मैं आई एम नॉट मर्यादा कॉलिंग के अनुसार एनीबॉडी दैट, बोलें। आप कोई ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे। आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट सर। Doesn't matter, it's gone now. सरकार चर्चा नहीं चाहते, सरकार में सरकार में स्पीकर सर, स्पीकर सर, अगर इनको शब्द नहीं अच्छा लगता मैं दूसरा शब्द दे देता हूं, मैं दूसरा दे देता हूं सर। वो व्यवस्था तो मैंने दे दी है, जो असंसदीय है उसको निकाल देंगे। स्टूडेंट को हम आपको व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है। सर एक शब्द नहीं यूज करूंगा सर, आई विल नॉट यूज। ना लेट मी सब बोलने तो दीजिए सर, अगर चाहते हैं तो मैं दूसरा शब्द, उसका प्रॉक्सी शब्द। नो, आप फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, विधेयक पर आप बोले सर। आपसे ये मेरी अपेक्षा है। सर बट आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर। आप विधेयक पे बोले, मैं हाउस Please, ऑर्डर sir. पे रखूंगा क्या? So speaker sir, so I defined this young lady, gave me a beautiful framework, 3 categories of people. I found this to be, Speaker sir, order लाइए sir. You are not allowing let me speak. No. बस राहुल जी को सम्मान देते हैं, हम इज्जत से हम फिर से कहना चाहते हैं, आपने अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया, इसलिए हमारे यहाँ लोग उत्तेजित हुए हैं, अपने आप में तो नहीं हुए। और आपको मालूम है ये अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस तो हमने तो नहीं बनाया, ये जो यहाँ जितना शब्द लिखे हैं जो आप पार्लियामेंट में नहीं कह सकते हैं, ये नियम हमने नहीं बनाया। और इसके मुताबिक आपको अगर संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बात करना है तो हम लोग सब सुन रहे हैं, आपका भाषण सुन रहे हैं, लेकिन आपने बार बार जो शब्द इस्तेमाल किया तो हमने क्लैरिफाई किया। हम आपके भाषण को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया उसको आप कृपया इस्तेमाल ना करें, इतना ही है। हम तो सुनना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ राहुल गांधी जी, आप अपना भाषण को कंटिन्यू कीजिए, आप अपना भाषण कंटिन्यू कीजिए, लेकिन वो शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, मेरा इतना ही अनुरोध है। नहीं बोलना
चाहते तो आगे बढ़ते हैं सर। आप नहीं बोलना चाहते माननीय नेता? हाँ, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आपसे आग्रह कर दिया है कि आप असंसदीय शब्दों का उपयोग न करें, सदन में बोले, कोई आपत्ति नहीं बोले आप। बोल। नहीं, आप नहीं बोलना चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं? हाउस ऑर्डर में आप बोलिए। माननीय सदस्य, कई मौके मैंने भी देखे हैं इसी सदन में, जब आप नेता सदन के नेता को बोल नहीं देते, बेल में आते हैं। अभी आपको चुप तो है सदन में, ऐसा तो नहीं है। आज तो आप कर रहे हैं, ऐसा माहौल मैंने पहले भी देखा है। देखिए सर, हाउस सर, to keep house in order, sir, is your esteemed responsibility. Sir, the moment I open my mouth, the entire opposition starts to shout. मैं फिर से कहता हूं, राहुल गांधी जी, आप इस तरीके से हमारा अच्छा एक डिबेट जो चल रहा है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है और आप ऐसे परिस्थिति खड़ा मत कीजिए। स्पीकर साहब ने भी जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री जी को हमारा जो शुरू में राष्ट्रपति का अभिभाषण को बोलने का आप लोगों ने बिल्कुल रोक करके यहाँ तक आए और आप लोगों ने कई बार प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया, ऐसा परिस्थिति भी निर्माण कराया आप लोगों ने। और आज तो आपने आज संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, एक पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको लेकर के एक नियम हमने पढ़ के सुनाया। ये किताब का भी जिक्र किया कि अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन, ये मैंने जिक्र किया। और बाकी हमारा साथियों ने भी कहा है कि आप भाषण कीजिए, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति, इतना ही जो है। फिर आप उसको इतना, आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। Sir, it is unparliamentary. Let us just be precise. It is unparliamentary for me to use that word against another member of parliament. I have not used that word against anybody. I have just stated that this category exists. Sir, again they are going. Speaker sir, अगर आप लोग, सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टाइम बता दो कितना ले लिया। एक मिनट, माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर मैं बोलता हूँ सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप बोल। ये फिर से आ गए। रक्षा मंत्री जी बोलना चाहते। एक मिनट देखो,
सदन में एक अच्छी व्यवस्थाएं रही है, अच्छी मर्यादाएं रही है और हमें अच्छी मर्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो सदन में मर्यादा तर्क से बोलता है, देश भी सुनता है और सम्मान भी करता है। मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सदन के अंदर शब्दों का चयन ऐसा हो जो संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप हो और हमारी चर्चा उच्च कोटि की हो, ये मेरी अपेक्षा रहती है। अब मानो रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी सदन के उपनेता हैं, कुछ मानो बट सर मैंने यील्ड नहीं किया। यील्ड नहीं, किसी यील्ड नहीं किया। अगर कुछ नहीं, बोलना मैंने यील्ड नहीं किया, मेरा भाषण चल रहा है सर, मैंने यील्ड नहीं किया है। बोलिए आप। नहीं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट। किसी इल्ड करने से नहीं, यूँ भी हमारी व्यवस्था रहती है कि कभी नहीं मैंने किसी नो अलाउ, आपको भी अलाउ करते हैं, ऐसा नहीं करते, अलाउ नहीं करते, ठीक है, अलाउ नहीं करते ऐसा नहीं। पर रक्षा मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं, शायद बोला है, सदन में अच्छा माहौल के लिए बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। एक मिनट, अपना व्यवस्था से निकल जाता है। ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। हाँ, आप बोलिए। So, there are 3 categories of people. I'm not using the word. There is one category of people called student, विद्यार्थी, जो विद्या का अर्थ ढूंढता है. And then there are the 2 other categories which I will not name. But these categories have natures. So the student is never scared of the truth. He loves the truth, goes towards the truth. Student never uses force against somebody else because he knows that that person's truth is different than my truth. The other category, they do not like the truth. They need an image. They need force. They need violence. Superficially, it looks that our students were upset because of exams. They were upset because of the education system. They were upset because they have to study hours and hours and hours, and then paper leaks. Some rich boy or girl pays 30-40 lakh rupees, gets the paper, gets the job, and जो middle class का गरीब student है, ईमानदार है, वो bypass हो जाता है. So they are upset because of these things. And our system is terrible. It's terrible, it's cruel. Lakhs and lakhs of rupees are taken from the poorest people. Everything has been privatized. Paper leaks. In one exam, something happens. In another exam, something else happens. Some people are allowed re-exam, some people are not allowed re-exam. Rampant privatization means private companies are checking exams, wrong papers are going. It's a brutal, terrible system. It's an extortion system. I said it in my meetings. And it's a system that has been captured. It's a system that has been captured, the soul of the system has been captured by the RSS. The soul, sir. Rajnath Singh ji said, sir, please. Sir, Rajnath Singh ji said, that we are not the UPA. Our ministers never resign. He's right. What has happened here
the resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. So, what the students are really irritated about is that they are not allowed to be students in India. They are not allowed to follow their passion. They're not allowed to say what they want. They're not allowed to ask the questions that they want. They have to buy this nonsensical history that the RSS fantasizes about. They have to buy this structure. Every single university in India, the students should know this, and I'm saying this for them. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andhbhakts. And this is a reaction from the soul of India that is saying, under no circumstances are we going to become your andhbhakts. Under no circumstances are you going to define our future. Under no circumstances are we going to listen. And this is a beautiful expression. The amazing thing to me, the amazing, fascinating thing to me is that the parents of these children did not have the courage to face the BJP. The parents of these children did not have the courage to face the RSS. And yet these children, brave, imaginative, powerful, stood there and faced whatever you could throw at them. I've got some experience about facing the RSS, about facing Mr. Narendra Modi, about facing this group. The game is not about facing them. There's nothing in them. There's nothing in the RSS. The game is about facing your own fear. And that is what the students did. The students overcame their fear. The students challenged the idea that you could destroy them. They challenged the idea that you could destroy their career. They asked the question, why are you not allowing us to have jobs? They asked the question, why can we not fall in love with somebody we like? They asked the question, why do you attack different religions? They asked all these questions, and they asked it in public. You couldn't do nothing about it. And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the Home माननीय मंत्री जी Minister. बैठे हैं जिनका विधेयक है वो बैठे हैं I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. What is this, sir? Speaker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared.
Minister, sir. सर बैठ जाओ। देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर सर, मैं चर्चा क्या बोल रहा हूं? माननीय मंत्री जी बैठे हैं। The Home Minister, sir, the Home Minister. नो, आज होम is मिनिस्टर पर scared. चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है, विधेयक पे मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? सर, ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी ने, बहुत गलत बात बोला है। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी, आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है। कैसे आप गृहमंत्री जी को इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? ठीक नहीं है, बहुत गलत बात बोला है। आप गोली चलाना ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये तो देखिए कितना गलत बात बोला अध्यक्ष, ऐसा तो नहीं बोल सकते। How can he say that somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. ऐसा नहीं हो सकते, आप कैसे बोल सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, नहीं अध्यक्ष महोदय, नहीं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है या वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है। राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है।
एक ही नहीं, ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए, ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। आपका शब्द बहुत गलत बात है। देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है, एक मिनट, आप विधेयक के बोलो और आप कोई भी तथ्य, कोई भी बात कहें तो आप खुद इंक्वायरी कर खुद निर्णय की स्थिति में नहीं बने। ये आप विषय कह सकते हैं कि इस लाठीचार्ज की इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष, अखिलेश जी ने भी कहा, आप इंक्वायरी की बात कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि नाम लेकर किसी का कहें, ये उचित नहीं है। Speaker, ये sir, उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुकूल when, नहीं है। sir, जब आतंकवादी को गोली मारी जाती है, ये हम बहुत एक गंभीर स्थिति में आए हैं। हम तो शुरू से कहा, और हमारा रक्षा मंत्री ने भी अपील किया, यहाँ शांति सुनना चाहते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के, आप गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, किस बेसिस पे आपने कहा है, आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा। आज मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने किसी को मर्डर किया है, बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये सर, ये ठीक बात नहीं है। आप कैसा आपको ये पता चला और किस बेसिस पे बोल रहे हैं, आप पहले उसका ब्यौरा देना चाहिए, आप माफी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता है, बहुत गंभीर मामला है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो क्या हम ऐसा कह दें कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया, हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं आप? ऐसा नहीं होता है सर, यहाँ जिम्मेदारी का साथ बोलना होता है और तर्क देना होता है। आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया, और आप माफी मांगेगा तो हम सोचा जाएगा, ऐसा सदन नहीं चल सकता है। यह गंभीर मामला है, ये ऐसा बिल्कुल। आप राहुल गांधी से माफी मांगे, या तो बताए क्यों बोला है, कैसे बोला है। आप कैसे बोल सकते हैं? माफी मांगिए, ऐसा नहीं चल सकता है। अध्यक्ष चल सकता है सदन, ऐसा नहीं चल सकता, ये नहीं होगा। हम इस सदन को इस तरीके के बिना मतलब, बिना तर्क का, देश के जिम्मेदार एक व्यक्ति के ऊपर में ऐसा आरोप हम कतई लगाने पे हम मंजूर नहीं दे सकते हैं। नहीं होगा, आपको माफी मांगना होगा, नहीं तो ऐसा बहस नहीं हो सकता है। ये ठीक नहीं है सर। वो माफी मांगेगा, या तो बताओ क्यों, कैसे उसको पता चला है और किस बेसिस पे बोला है। ऐसा नहीं होगा। बोलो साहब। नहीं बोलिए आप, लेकिन सर द यूज, मैं बोल सकता हूं सर प्लीज? मेरा मानना ये है कि आपने जो तथ्य किए हैं, उन तथ्यों में जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं हो आपके पास, कोई इंक्वायरी कमीशन किसी रिपोर्ट नहीं हो, ऐसे शब्द कार्रवाई में नहीं जाना चाहिए। बोलने तो दीजिए सर। आप बोलिए ना, लेकिन बोलने दीजिए सर। कौन कर रहा बोले, लेकिन बोलने के अंदर आप कोई तथ्य बोले तो सदन में बोल रहे हैं आप, सदन के बाहर और सदन के अंदर। मैं बोल सकता हूं सर? हाँ बोल सकते हैं आप, सदन के बैठाइए सर इनको। बोल सकते हैं, स्पीकर सर, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either
Home Minister or the Prime Minister. ऐसे नहीं चल सकता सर। आप सदन के अंदर हमारे कई बार कहने के बाद भी, बार बार आग्रह करने के बाद भी आप चेयर की अवहेलना कर रहे हैं, उचित नहीं है। नो, आप होम मिनिस्टर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं। आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं हो सकता, हम परमिशन नहीं दे सकते। आप कंक्लूड कर दीजिए। नो, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी से मैंने आग्रह किया है कि वह बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, बिना निष्कर्षों के सदन के अंदर कोई बात को नहीं कहे। ऐसा सदन के अंदर नहीं चलता है। सदन के बाहर और सदन के अंदर बोलने में सदन की मर्यादाएं, नियम, प्रक्रिया होती है। ये मेरे आपसे नो नियम होता है। आप किसी बात पर आरोप लगाए तो नोटिस दीजिए। आप बिना नोटिस के, बिना किसी के आरोप नहीं लगा सकते। आपने बिना इंक्वायरी, बिना कोई इंक्वायरी की जजमेंट के कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। आप किसी पे नहीं लगा सकते, एक सदस्य भी नहीं लगा सकते। आप नहीं बोलना चाहते, मैं नियमों से बात कर रहा हूं, नियमों के पर एक भी बात नहीं कर रहा। मैं नियमों के विपरीत नहीं जा रहा हूं बिल्कुल भी। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, इतने गुस्से में मत होइए आप। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैंने नियमों के तहत ही आपको आग्रह किया है कि सदन में कोई भी आरोप लगाते समय पूरे तथ्य, निष्कर्ष या किसी की रिपोर्ट के आधार लगता है, ऐसा नहीं है। नहीं, He's not giving me mic. आप माइक तो दीजिए, माइक तो दीजिए। माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है, माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है। आप माननीय सदस्य, लेकिन सदन की गरिमा से बोलेंगे आप। मैं बोल सकता हूं सर। आप बोल सकते हैं, लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। उनको आप बैठाइए सर। नो, आप बोलना नहीं चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा फिर। बैठाइए सर।
सदन में मैंने बार बार आपसे आग्रह किया है, आप अगर सदन के अंदर मैंने आपको कभी नहीं रोका, लेकिन एज ए स्पीकर मेरी जिम्मेदारी होती है कि सदन की गरिमा बनी रहे, सदन की प्रतिष्ठा बनी रहे, और सदन में हमेशा जो कुछ भी बोला जाता है वो बरसों तक कार्रवाई में जाता है। इसलिए मेरा आपसे अपेक्षा है, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हो और माननीय सदस्य नहीं, आप प्रतिपक्ष के नेता है, इसलिए प्रतिपक्ष के नेता से विशेष रूप से अपेक्षा है कि आप तथ्यों पे बोलें, इस विधेयक पर बोलें। आप विधेयक पर बोलना नहीं चाहते, तथ्य पर बोलना नहीं चाहते, आप सदन नो। नो, ऐसा नहीं चल सकता। सदन के अंदर आप सबने नियम प्रक्रिया बनाई है, अच्छी परंपरा है। आप सदन का उपयोग नियम प्रक्रियाओं के तहत करें, ये अपेक्षा मेरी है आपसे। आप बोलना नहीं चाहते? नो। आप बोलना नहीं चाहते। सदन की कार्रवाई आज 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।